हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। आज हम करेंगे मैथ का प्रैक्टिस सेट 3। दो प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसने अभी तक दो नहीं किए हैं तो पहले दो करने हैं, फिर उसके बाद ये 3 नंबर वाला प्रैक्टिस सेट करना है। और ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप इनको एक प्रकार से ये मान सकते हो कि आपके जो एग्जाम होगा आपका उसी के 15 क्वेश्चन नहीं है मैथ के। द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है और आपने क्लास लगानी है तो क्लास लगानी जैसे ही कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने एक बार बीच में रोक देना है। रोकने के बाद उस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करना है। खुद से सोल्व करने के बाद अगर आपका निकल गया तो भी ठीक है, नहीं निकला तो भी ठीक है। फिर आपने देखना है कि मैं किस अप्रोच से करवा रहा हूँ, मैं किस तरीके से उस क्वेश्चन को टैकल कर रहा हूँ, तो आपने वह चीज सीखनी है। इस प्रकार आपने क्वेश्चन करने हैं। और अब तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो ग्रुप डी वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक भी क्लास मिस मत करना। ये प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है बिल्कुल आपके लिए। देखो मैंने कंप्लीट मैथ मोस्टली करवा रखा है यूट्यूब पे, तो आप उसको करो और साथ के साथ ये प्रैक्टिस सेट आएंगे तो इनको लगाओ। आपके मैथ के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, पूरी उम्मीद है। मैंने मेरे कंटेंट पर पूरा बिलीव है कि मैं आपके 15 में से 15 दवा दूं आपने। ये मैंने अगर कोई नया जुड़ा है तो मैथ की प्रैक्टिस सीरीज निकाल रखी है ये यूट्यूब पर ही। तो मैथ के प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं 15-15 क्वेश्चन के, क्योंकि चाहे हरियाणा पुलिस का पेपर हो या ग्रुप डी का हो या एस्टेट का हो या सीईटी मेंस का हो, सभी में 15 क्वेश्चन आएंगे, 14 या 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के। तो उसके लिए ये सीरीज है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाना। सो हम शुरू करते हैं क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहला काम क्या होता है, एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में वो 70% ये हो जाएगा कि ये क्वेश्चन मैंने आवा है, देखते ही आपको पता चल जाएगा। तो कई बार तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन देखते ही अगर एक बार मेरे को समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को वैसे ही बिना कॉपी पेन के सोल्व कर दोगे। तो सबसे पहला काम होता है हमने क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या दे रखा है, एक डिब्बे में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के हैं और उनका अनुपात दे रखा है 3:5:7 के अनुपात में है। तो सिक्कों के मूल्य जो दे रखे हैं, 1 रुपया है, 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं। मतलब 1 रुपये सिक्के हैं, 5 रुपये सिक्के हैं, 10 रुपये सिक्के हैं, और इनका अनुपात जो दे रखा है सिक्के का, जो सिक्के हैं 3:5:7 है। और टोटल जो डब्बा में सिक्कों का कुल मूल्य जो रुपये हैं वो है 2842 रुपये। तो 10 रुपये सिक्कों की संख्या बतानी है। जब मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक करवाया था तो उसमें मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझाए थे। तो क्या चीज थी वो, प्रारूप, यहाँ पे संख्या, सिक्कों की संख्या, और यहाँ पे मूल्य। ऐसे होता है। तो प्रारूप का मतलब ये जो सिक्के ये हैं जो 1 रुपये, देखो 1 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं और 10 रुपये के हैं। ये है प्रारूप, मतलब किस टाइप के हैं। अब देखो क्या दे रखा है, अनुपात, सिक्कों का अनुपात क्या है, 3:5:7। ये है अनुपात। और मूल्य कितना है, टोटल रुपये कितने हैं, 2842 रुपये। 2842 रुपये हैं। तो अब एक बात बताओ, 1 रुपया है, 1 रुपये के मेरे पास 3 सिक्के हैं, तो कितने रुपये हो गए, 3। प्लस इसको हम x मान लेते हैं कि x थे, तो 3x। 5 रुपये है मेरे पास, 5 रुपये है एक सिक्का और उसकी संख्या है 5, तो पापा 25x। प्लस 10 रुपया का एक सिक्का है और उसकी संख्या है 7x, तो 70x। टोटल कितने हो गए, 70 और 25 और 3 28, 98x इक्वल टू, ये है मैंने को इतने रुपये हैं, योनू का हो गया 2842 रुपये हैं। तो इन्हें काट देंगे, 14 से कट जाए, 14 दूनी 28, 0 14 43 42, इसको 14 से 98, 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 29। तो अब इसने क्या पूछा, 10 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो यह संख्या और 10 रुपये, तीसरा नंबर वाला तो 7x है, तो x की वैल्यू है 29। तो 7 गुणा में 200, 7 गुणा में 29, तो 7 नीम 63, 7 दूनी 14 और 6 20, तो 203 नंबर डी।
आपका राइट आंसर आ जाएगा। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, वैसे तो बिल्कुल आसान है। ये क्या है? एलसीएम निकालना है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का एलसीएम निकालना आपने। अब मैं यहाँ पे आपको बोल देता कि 12 और 16 का एलसीएम निकाल लो, तो आप 1 सेकंड में निकाल देते 48। लेकिन यहाँ पे आपने पी और क्यू की फॉर्म में दे दिया, तो इसको कैसे करेंगे हम? निकाल के देखो आप, आपका क्या आता है, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। देखो ये क्या है? पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर, तो ये क्या होता है? ये होता है पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। ठीक है, फिर क्या दिया इसने? पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये क्या है? ये है पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू। ये होता है किसी भी चीज का स्क्वायर है। देखो अब दो का स्क्वायर क्या होता है? दो का स्क्वायर ऐसे ही तो लिखते हैं, 2 गुणा में 2, यानी 2 को 2 बार लिखना। तो ये बस पी प्लस क्यू की फॉर्म में, तो इसको पी प्लस क्यू लिख सकता हूँ। तो अब इसका हमने बताना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले इसको देखेंगे, पी प्लस क्यू। अब एक बात बताओ, 12 और 16 है, तो इसके अगर हम इनको ओपन करें तो ये क्या होता है? ये 4 गुणा 4 मान लिया, और ये क्या है? 4 गुणा में 3। अब ये 4 है, एक बार 4 लिख लिया, एक बार और 4 लिख लिया। अब देखेंगे दूसरे वाले को। अब इसको देखेंगे, इसमें ये 4 है ना, 4 है इसमें, तो ये लिखने की जरूरत को नहीं। ये 3 है तो ये 3 और लिख लेंगे, तो नो एलसीएम निकाल लिया अगर आप ही। तो यहाँ पे भी सेम ही बात है, हम पी प्लस क्यू और पी प्लस क्यू लिख लेंगे। ये आ गया इसमें। और अब क्या है? ये p प्लस क्यू है, इसमें दे रखा, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, हम p माइनस क्यू को लिख लेंगे, तो ये इसका एलसीएम आ गया। अगर हम उसको ऐसे लिखें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं p माइनस क्यू, और ये क्या? p प्लस क्यू और p प्लस क्यू, ये तो यही वाला है, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में? क्वेश्चन आसान है, वैसे पी एंड क्यू की फॉर्म में है तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। सोहित है और रोहित है, इनके पास 17:14 के अनुपात में एक निश्चित धनराशि है। वे अपनी धनराशि 12:8 के अनुपात में पुस्तकें खरीदने पर खर्च करते हैं। पुस्तकें खरीदने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास 3392 रुपये बचते हैं। तो सोहित के पास शुरू में कितनी धनराशि थी, यह ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे दिमाग में माइंड में बन गया कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कोई इनकम है, किसी के पास रुपये हैं, उस मत है, इस इनकम मत है, इसने कि में खर्च कराया होगा, एक्सपेंडिचर कराया होगा और सेविंग बच गई सी। तो यही दे रखा है। इसने क्या दिया? सोहित है और रोहित है, दो जने हैं। अब ये है धनराशि, मतलब इनके पास जितने रुपये थे, इनके पास थे 17:14। इनकम थी या इनके पास इनकम थी। फिर क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा करा इनने 12:8 में, 12:8 में। ठीक है, तो सेविंग बच गई। सेविंग कितनी बची? प्रत्येक के पास 3392 रुपये हैं, तो 3392 रुपये इसके पास बच्चे हैं, 3392 रुपये इसके पास बच्चे हैं। तो हमने बताना क्या है? हमने बताना है कि सोहित के पास, तो सोहित के पास तो 17 ही वैल्यू बतानी है। ये क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल मेथड से कैसे कर सकते हैं कि 17x रुपये थे सोहित के पास, इसमें तो इसने 12x रुपये खर्च कर दिए, तो इसके पास बच गए 3392 रुपये। अब है रोहित। रोहित के पास कितने हैं? 14x रुपये थे और 8x खर्च कर दिए। 8 यहाँ पे y मान लो, इसको y यूनिट मान लो, x और y। ये x है, ये y है। ठीक है, ये 17x है, इस पे 14y था, ये x है, ये y है, मान लेना। और इसके बाद 3392 रुपये बच गए। दो इक्वेशन बन गई। तो अब हमने क्या बताना है? सोहित का बताना है, यानी x की वैल्यू बतानी है। तो यार y की वैल्यू बराबर कर लेंगे। तो बराबर कर लेंगे, 12 और 8 को बराबर कैसे कर सका? 24 बना सका है। 12 दूनी 24, 8 तिया 24। यानी इस पूरी इक्वेशन को मैं गुणा 2 कर दूंगा और इस पूरी इक्वेशन को मैं गुणा 3 कर दूंगा। इसे करने से y बराबर हो जाएगा
17 दूनी 34x माइनस 12 दूनी 24y और यहाँ पे 3392 यहाँ पे 14 है 42x माइनस 8 तिया 24y बराबर है 3392 यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये वाला कट जाएगा तो ये बच जाएगा कितना 42 में 34 गए कितने 8x। और यहाँ पे देखो अब एक चीज सिखाता हूँ मैं आपको। अब 3 और 2 में कितनी गुना का फर्क है 1 गुना का। 1 गुना का मतलब 3392 का फर्क है। अभी दिखाता हूँ आपको। एक जगह है 3392 गुना में 2, एक जगह है 3392 गुना में 3। अब 2 से करो 2 दूनी 4 2 नीम 18 और 33 दूनी 66 और 1 67 32 दिए 96 3 दूनी 6 3 3 नीम 27 32 दिए 96 नहीं होता 3 दूनी 6 3 नीम 27 और 3 तिया 9 और 2 11 3 तिया 9 और 1 10। अब 10,176 में से आप 6,784 घटाओ तो 2 17 में से 8 गए 9 और 10 में 7 गए 3 और यहाँ पे 9 में 6 गया 3 3392 बच गया। यानी 3392 गुना में 2 है और 3392 गुना में 3 है। जो इनका अंतर आना हो 3 और 2 का 1 के अंतर है तो 3392 का अंतर है। ठीक है, ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे 8x की वैल्यू आ जाएगी 3392। 8 से काटेंगे इसको 8 चौक 32 19 बच गए 8 दूनी 16 8 चौक 32 424 आ गया x की वैल्यू। और सोहित की वैल्यू क्या है 17x तो 17 गुना में 424 तो 17 गुना 424 कर लेते हैं 17 चौके 68 ऐसा लगी 6 17 दूनी 34 और 6 40 ऐसा लगी 4 08 आ गया। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आया सबको समझ में। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक शॉर्ट से कैसे करेंगे देखो क्या दे रखा है। सोहन रोहित की इनकम का रेशियो क्या है 17:14। फिर है एक्सपेंडिचर कितना है खर्च का रेशियो क्या है 12:8। तो 12:8 इसको मैं काट सकता हूँ ये रेशियो में है रेशियो 12:8 है इसको मैं शॉर्ट में काट सकता हूँ 4 3 12 4 दूनी 8 इसको 3:2 लिख लेता हूँ मैं। ये है एक्सपेंडिचर का। और सेविंग कितनी है 3392 है दोनों की क्योंकि इन्हें लिख रखा है प्रत्येक के पास 3392। अब देखो ऐसे करना है 17 दूनी 34 34x 14 42 माइनस इनका डिफरेंस लेना है इनका डिफरेंस है ये माइनस नहीं है इनका है डिफरेंस कितना आ गया 42 और इक्वल टू क्या है 3392 गुना में 3 और 3392 गुना में 2 तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 3392 का है। अब ये भी बता सकता है तो ये आड़ा आ जाएगा 8x की वैल्यू 3392 8 से काटोगे तो ये कितने पे कटा था 424 तो 424 पे कट जाएगा तो 17 गुना में 424 इक्वल टू 7208 7208 रुपया आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऐसे कर सकते हो। ठीक है यानी इनकी गुना और इन दोनों का डिफरेंस और फिर सेविंग का इसका और फिर इसका इसका। अगला क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ने ध्यान से पढ़ना काफी अच्छा क्वेश्चन है बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आएगा नहीं। एक व्यक्ति ने y वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से x रुपए का निवेश किया। यदि 2y वर्षों के बाद ब्याज 4x है तो y का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसमें डाटा दे रखा होता तो ये बिल्कुल आसान था लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दे दिया इसने और बिल्कुल छोटा सा सवाल है लेकिन काफी अच्छा सवाल है। देखो इसने क्या किया इन्वेस्टेड x रुपीज यानी प्रिंसिपल कितना है x रुपये। फिर आगे रेट कितना है 10% प्रति वर्ष तो 10% रेट है। टाइम कितना है 2y वर्षों के बाद ही ब्याज हुआ 4x तो यहाँ पे टाइम लेंगे हम 2y। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है ब्याज 4x है तो ब्याज 4x है तो सिंपल इंटरेस्ट है 4x। तो हमने क्या बताना है y का मान बताना है
वाई का मान। तो कैसे निकालेंगे हम? तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100। ये सिंपल इंटरेस्ट होगा साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल है x, रेट है 10%, टाइम है 2i बटे में 100 और इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट है 4x। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 10 इस साइड आ जाएगा, x से x कट जाएगा तो 10 से इस साइड आ जाएगा 40 इक्वल टू 2y। 2 से काटेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। तो y की क्या वैल्यू आई? 20। तो ऑप्शन नंबर डी, तो 20 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसको नहीं समझ में आया ये बताओ? कहने का मतलब ये है ना, 20 वर्षों के लिए इन्वेस्ट करे थे, 20 वर्षों के लिए 10% रेट पे इसने x रुपए इन्वेस्ट करे थे। ठीक है, तो इस प्रकार करना है। अगला क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। क्या दे रखा है? एक कमरा है आयताकार, कमरा आयताकार है और उसकी छत जो है सपाट है, उसकी छत जो है फ्लैट है। यह 10 मीटर चौड़ा है, 13 मीटर लंबा है और 5 मीटर ऊंचा है। इसे अंदर और बाहर, भीतर भी वही और रूम का बाहर भी फर्श पर पेंट मारना है, लेकिन छत पर नहीं। छत पर कोई ना करेगा क्योंकि गटर पत्थर हो गए हैं। तो रंगे जाने वाले का क्षेत्रफल बताएं। आप जिस भी रूम में बैठे हो, अब वो मान लो एक आयताकार रूम है, तो उसमें आपने क्या दिख रहा है? आपने रूम में 4 दीवारें दिख रही हैं अपने चारों तरफ। ऊपर की छत दिखा है और नीचे का फर्श दिखा है। ठीक है, तो इसने क्या बुझा है? इसने बुझा है एक कमरा है आयताकार और 10 मीटर चौड़ा है, 13 मीटर लंबा है और 5 मीटर ऊंचा है। तो इसे अंदर और बाहर, मतलब अंदर का एरिया भी और बाहर का एरिया भी रंगना है। तो और छत पे नहीं रंगना। तो रंगे जाने वाले का कुल क्षेत्रफल हमने बताना है। अब मैंने कमरे का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला बताया था आपको, मेंसुरेशन की क्लास दी थी। तो जब मैंने एक क्षेत्रफल बताया था कमरा का क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, ये फॉर्मूला बताया था। देखो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है? एक कोई भी आयताकार फिगर है उसका परिमाप होया कर है, आयत का परिमाप होया कर 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन कमरा में हाइट और हुआ है, इसीलिए इसमें एच और मिला देंगे तो वो कमरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितनी है? लेंथ है 13 मीटर और ब्रेथ है 10 मीटर। तो 13 मीटर लॉन्ग है और 10 मीटर वाइड है, तो 13 प्लस में 10 इंटू हाइट कितनी है? 5 मीटर हाइट। तो कितना आ गया? 13 और 10 23 दूनी 23 और 2 पंजे 10 है, ये 13 और 10 23 गुणा में 10, 23 गुणा में 10, ये आ गया 230, 230 मीटर स्क्वायर आ गया। यो क्या आया है? यो आया है कमरा का भीतर का, कमरा का भीतर का जो पेंट होगा वो आया है। लेकिन इसने बोला है अंदर और बाहर, अंदर का भी और बाहर का भी। तो अंदर का एरिया 230 मीटर है तो बाहर का एरिया भी 230 मीटर है, तो इसका दुगुना कर देंगे क्योंकि अंदर और बाहर सेम एरिया होगा। तो 460 मीटर स्क्वायर हो गया अंदर और बाहर का। ठीक है, अब देखो, अब इसने आगे क्या बोला कि छत पर नहीं, छत पर पेंट नहीं करना। तो आप ही छत पर नहीं कराएंगे लेकिन फर्श पर तो कराएंगे। तो कोई भी फर्श का एरिया, फर्श का एरिया क्या होता है? फर्श का एरिया, फर्श का एरिया होया अगर जो फिगर है उससे का एरिया, मतलब लेंथ गुणा में ब्रेथ अगर आप निकालेंगे तो उस फिगर का एरिया आ जाएगा, उस फर्श का आ जाएगा। ये जो फर्श दिखा है इसका एरिया आ जाएगा। तो लेंथ गुणा ब्रेथ, लेंथ लंबाई है 13 मीटर और चौड़ाई है 10 मीटर, तो ये कितना आ गया? 130 मीटर स्क्वायर। तो 460 ही था प्लस में 130 और, तो टोटल कितना आ जाएगा? 590 मीटर स्क्वायर एरिया होगा जिस पे उसने पेंट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं भाई एचएससी में। एक सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो 1% बच्चे सही करेंगे इसको। आया समझ में? बिल्कुल सिंपल था। एक कमरा है, कमरा में छत पे पेंट करना को नहीं, जो दीवार है उस पे और अंदर और बाहर दोनों तरफ करना है। तो अंदर और बाहर करना है तो पहले कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका डबल कराएंगे तो दोनों बड़ा एरिया हो गया, और साथ में फर्श का क्षेत्रफल और निकाल देवांगे, मतलब उस आयत का एक क्षेत्रफल, और उसको जोड़ देंगे आपका एरिया निकला होगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है आपने। क्या दे रखा है? 100 पेन है, 100 पेन है, 100 पेन है 1800 रुपये में बेचकर एक खुदरा विक्रेता को 10% की हानि होती है, यानी 1800 रुपये में बेचने तक 10% का लॉस हुआ है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1440 रुपये में कितने पेन बेचने पड़ेंगे, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले हमने काम की चीज क्या है? 10%। क्या है? 10% लॉस। अब किसी चीज पर 10% का लॉस है, यानी वो चीज क्या होगी? 100 थी, 100 पर 10% का लॉस हो गया, वो चीज होगी 90। कितनी होगी? 90। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस होता है और ये कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि 10% का लॉस हो गया, क्रय मूल्य पे ही, सीपी पे ही, कॉस्ट प्राइस पे ही लॉस या प्रॉफिट होता है। ये कह रहा है कि 1800 रुपये में बेची, मैं कह रहा हूँ कि 90 में बेची, तो 90 की वैल्यू 1800 है, तो गुणा क्या कितना है? 20। तो यहाँ भी गुणा 20 कर देंगे हम, तो 2000। एक्चुअल जो वैल्यू थी 100 पेनों की, वो 2000 रुपये थी। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा लाभ या हानि। तो 2000 का 20% हमने निकालना है। 20% कैसे निकालेंगे? अगर 2000 का 10% निकालना है तो एक जीरो काट दो। ये 10% हो गया 200, और 20% इसका दुगुना, 200 का दुगुना 400, यानी 2000 में 400 रुपये और ऐड करेंगे तो इसका 20% हो जाएगा। ये आ गया 2400 रुपये, 2400 रुपये। अब क्या कह रहा है? 1440 रुपये में उसे कितने पेन बेचने पड़ेंगे अगर 20% का लाभ कमाना है? तो 100 पेन, 100 पेन की कीमत कितनी है? 2400 रुपये। 2400 रुपये है 100 पेन, 100 पेन है 2400 के। लेकिन ये कह रहा है कि 1440 में कितने पेन बेचने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि इसने पेन बेच दिए 2400 रुपया में, 100 पेन बेच दिए, क्योंकि 2400 रेट इसीलिए लिखा है क्योंकि 20% का प्रॉफिट मैंने ऐड कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि 2400 रुपया में 100 पेन बेच दिए, लेकिन ये कह रहा है कि 1440 रुपये में कितने पेन बेचने पड़ेंगे, ये हमने बताना है। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। 24 गुणा में 6, 24 छिक्का 144 हो, गुणा 60 है ये, तो 1 गुणा 60, तो 60 पेन हमने बेचने पड़ेंगे 1440 रुपया में अगर 20% प्रॉफिट कमाना है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है? अमल और विमल है, अमल है और विमल है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन हरियाणा में अक्सर आता है भाई। अमल और विमल, कर्म से, कर्म से का मतलब जो शुरू वाली लाइन मिलेगी आपने वह मिलेगी अमल की, और लगने के बाद जो अगली लाइन मिलेगी वो मिलेगी विमल की, उसका अगला जो जिसका नाम है उसकी। ऐसे कर्म से का मतलब ये होया अगर है। अमल और विमल हैं। कर्म से 9 महीनों के लिए 500 रुपये और 6 महीनों के लिए एक निश्चित राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि कुल लाभ 69 रुपये है और विमल का लाभ 40 रुपये, तो व्यवसाय की शुरुआत में विमल का निवेश कितना था? दो जने हैं भाई, अमल है और विमल है। अमल के कर है 9 महीने खातर 500 रुपये ला दे है, और जो विमल है, विमल का हमने बेरा नहीं कितने रुपये लावा है, लेकिन 6 महीने खातर ला दे है। लास्ट में जो लाभ हो वो 69 रुपये हो टोटल, और उस 69 रुपया में विमल का लाभ हो जाए 40 रुपये। तो यूं पूछा कि विमल ने शुरू में कितने रुपये लाए थे, क्योंकि विमल के शुरू के रुपये दे नहीं रखे, निश्चित राशि दे रखी है, या आप इन्हें बतानी है। तो कैसे करेंगे इसको? अमल है और विमल है, अमल और विमल। अमल ने 9 महीनों के लिए कितने रुपये ला दिए? 500 रुपये। और विमल ने 6 मंथ के ला दिए, मैंने नहीं बेरा कितने लाए। ठीक है, अब क्या हुआ? टोटल लाभ कितना है? 69 रुपये। टोटल लाभ जो है वो है 69 रुपये है, 69 रुपये है। लेकिन इसमें तो विमल के कितने रुपये हैं? विमल के 40। विमल कौन है यो? तो विमल के 40 रुपये हैं। टोटल लाभ मत है 69 मत है, 40 रुपये विमल के हैं, तो 23 रुपये बच गए अमल के। 69 टोटल लाभ था, 69 मत 40 रुपये घटावांगे आप ही, 69 मत है 40 रुपये घटावांगे तो 23 रुपये बच जाएंगे, तो वो अमल के होंगे। अब रेशो क्या है? ये 23 एकम 23, 23 दूनी 40, एक रेशो 2 में है, तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशो वो प्रॉफिट का रेशो हुआ है। तो एक की वैल्यू 4500 है, 9 पंजे 4500 हो गया ये।
तो एक की वैल्यू 4500 है, एक की वैल्यू 4500 यानी गुणा 4500 है ये। तो इसको भी हम गुणा 4500 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 45 दूनी कितना हो गया? 9000। 9000 आ गया। अब 6 की गुणा 6 तक किस चीज की गुणा करूंगा? 9000 आ जाए तो 1500 ही गुणा करूंगा मैं। तो 15 छिक्कू कितना बन जाएगा? 9000 बन जाएगा। तो उसने शुरू में 1500 रुपये लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से इसको काट भी सकते हो। 6 को काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब 2 से इसको काटो 250। अब एक की वैल्यू कितनी है? 75। और जी 750 है एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 7500 है, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आड़े क्योंकि सारा कट गया, ये आड़े 1500 आ जाएगी। वही बात है। ये भाई अमल है विमल है, 1:2 है इनका अनुपात है। और ये आड़े 9 गुणा 500 है, और ये आड़े 6 गुणा में, तो 6 से काटेंगे। दो, तीन, तीन से काट लो, 3 दूनी 6, और यहाँ से 3 तिया 9। अब 2 से इसको काटो 250। अब ये कितना आ गया? रेशो 750 रेशो और 1। अब एक की गुणा 750 है, एक गुणा 750, तो ये साइड भी 750 गुणा कर देंगे, तो 7500 रुपये लाए थे उसने। समझ गए? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में आसान है, लेकिन बच्चे क्वेश्चन देख के डर जाएंगे। रमेश ने एक दुकान से x+y प्रति गुड़िया की दर से 4x-3y गुड़िया खरीदी। रमेश द्वारा दुकानदार को भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखो, देखने में बिल्कुल इजी टाइप है ये, बस एक्स वाई देकर आपकी कंफ्यूज करा जा रहा है, और ऐसे ही सवाल आया करें। इसने क्या कहा कि x+y प्रति गुड़िया की दर से इतनी गुड़िया खरीदी। अगर मैं x+y की जगह मैंने लिख देता 5 रुपये प्रति दर से 20 गुड़िया खरीदी। ये 5 रुपया की दर से 20 गुड़िया खरीदूंगा, यानी 5 रुपये की ये गुड़िया है, ये गुड़िया। ठीक है, तो 20 गुड़िया खरीद ली मैंने, 20 तो कितने रुपया की हो जाएंगी? 100 रुपये की। 100 रुपये की, 5 रुपये की एक है और टोटल 20 खरीदी है, तो 100 रुपये की हो जाएंगी। हो जाएंगी, तो यही बात है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें क्या है? इसने खरीदी x+y, तो x+y की दर से इसने खरीदी है 4x-3y। तो इन दोनों की गुणा कर देंगे तो टोटल रेट मेरा बढ़ जाए, कितने रुपये लग गए हैं उसके। ये तो हम दुकान पर चले जाओ, दुकान पर चले जाओ, बिस्कुट का पैकेट आवा है 5 रुपया का। मैंने कह दी 5 रुपया इधर है, तो हम 10 पैकेट खरीद लाए। तो उसकी दर कितनी, मतलब दर का मतलब होगा, अगर एक पैकेट के रुपये, एक पैकेट के रुपये लगे 5, और 10 पैकेट खरीद लाए तो कितने रुपये हुए? 50। तो 5 रुपया एक पैकेट था, 10 खरीद लाए, कितने रुपये हुए? 50। तो यार भी यही बात है, x+y की दर से और इतने इतने खरीदी है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों की गुणाएं होगी, क्योंकि यहाँ पे इनकी गुणाएं करी हमने, तो इनकी गुणा करनी है सिंपली बस। कैसे होगी गुणा? देखो, अब x+y है, तो इस x की एक बार पूरे के साथ गुणा करेंगे, फिर इस y की पूरे के साथ गुणा करेंगे। इस x की गुणा करो, तो x की कराएंगे तो 4x² माइनस 3y के साथ x गुणा करेंगे तो 3xy। अब ये प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन। y की इसके साथ गुणा करेंगे तो 4xy माइनस y की इसके साथ तो 3y²। क्या बच जाएगा? 4x² माइनस का 3xy प्लस का 4xy, तो प्लस का xy बच जाएगा, और माइनस 3y²। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। 4x² प्लस का xy माइनस 3y², ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइप है, एक टंकी को 9 घंटे में भर सकता है, और एक अन्य पाइप है, भरी हुई टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल देवा, तो टंकी का 1/3 भरने में लगने वाला समय घंटा में बताना है। देखो, दो पाइप हैं, पहला पाइप भर रहा है, पहला पाइप तो पानी का लगा, दूसरा पाइप पानी काट देगा। पहला पाइप ने टाइम लग गया 9 घंटे, और दूसरा पाइप 36 घंटे में खाली करा है। 36 घंटे में केक रही हो खाली करा है, प्लस माइनस का निशान दे दिया। तो यहाँ पे देखो, इनका एलसीएम लेंगे 36 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 36 हो जाएगा, क्योंकि 36 9 तो भाग जावे है,
तो 36 एलसीएम होगा, 36 एकम 36 -1 इसीलिए लिखा क्योंकि ये घटा रहा है, ये पानी काटने लग रहा है, खाली करने लग रहा है। और 9 चौक 36, ये 4 का आगे प्लस का इसलिए लगा क्योंकि प्लस का है यो, इसमें पानी डालने लग रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी +4 -1। अब ये क्या टंकी का 1/3 भरने में, तो 36 है टोटल, 36 का 1/3 कितना होगा, तो 12, तो इन्हें 12 यूनिट भरनी है। कितना समय लगेगा, तो 12 है। एफिशिएंसी कितनी है, प्लस के 4 और माइनस का 1, दोनों पाइप खोल दूं मैं, तो प्लस का 4 है और माइनस का 1 है, तो क्या आउटकम है, मतलब 3 डालेगा वो, क्या करेगा वो, 3 डालेगा। तो 3 डालेगा 12 भाग में 3, तो कितना आ जाएगा 4 घंटे जो है आपको समय लगेगा टंकी को भरने में। ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 1/2 प्लस में 1/4 प्लस में 1/8 गुणा में 1/3 प्लस में 1/5। ये क्वेश्चन है आपका HW के लिए। कमेंट करना है क्या आंसर आएगा। ये आपका HW है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इजी क्वेश्चन है इसलिए नहीं करवा रहा। अगला देखो, एक व्यापारी के लिए एक टेलीविजन की कीमत 20,500 रुपये है। वह इसका अंकित मूल्य 24,000 तय करता है और 15% की छूट देता है। फिर नकद भुगतान पर वह 5% की छूट भी देता है। उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। एक बढ़िया है भाई, और टीवी की कीमत टेक रहा है 20,500 रुपये और उसका अंकित मूल्य टेक रहा है 24,000 रुपये। देखो दुकानदारा की यह क्षण पे तो है, जो कॉस्ट प्राइस जो है ना, कदे भी तुम सामान लेने जाओगे तो जो जैसे पेंट लेने जाओ, टी शर्ट लेने जाओ मोला में, तो उन पर जो टैग लगे हुए हैं वो कॉस्ट प्राइस नहीं होता कदे भी, वो होता है मार्क प्राइस, वो होता है अंकित मूल्य है। मतलब वो कॉस्ट प्राइस है तो बहुत ज्यादा हुआ करे, फिर वो मार्क प्राइस लाया करे, मार्क एमआरपी जिसने बोला रहा तो मार्क प्राइस जो है वो एमआरपी। तो एमआरपी का टैग ला देंगे, फिर क्या कहेंगे कि इस पर 60% ऑफ है, 50% ऑफ है, डिस्काउंट है, तो वो एमआरपी पे डिस्काउंट होया करे। यानी 3 चीज होया करे। एक तो कॉस्ट प्राइस जो है जितने रुपया सामान है, जितने रुपये लगे हैं, जितने रुपया व्यापारी खुद खरीद के ले आया है, वो होया करे कॉस्ट प्राइस। फिर क्या करे, जो बनी है दुकानदार है मार्क प्राइस, ये एमआरपी लिख दूं मैं, मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस सेट कर देंगे। मान लो 100 रुपये की कोई ये बुरसट लिया है और इस पर मार्क प्राइस टेक देंगे ये 180 रुपये। ठीक है, 180 रुपये टेक देंगे इस पे मार्क प्राइस। फिर नु कह देंगे इस पे ना 20% का ऑफ दे, वहां चलो 20% का ऑफ दे दिया, तो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देंगे मैं 20% का अपने, तो 18 का 180 का 20% कितना हो गया, 18 दूनी 36, तो 36 रुपये आपने डिस्काउंट दे देंगे तो 144 हो गए। 144 रुपये की बेच देंगे और उनको कह देंगे तू मेरा खास था भाई, जाए तो 20% डिस्काउंट दे दिया देता है। और उनकी क्षण पर देख लो ना, 100 रुपये की बुशट लाए थे, 144 की बेच गए, 44% डिस्काउंट वो प्रॉफिट फायदा करके खुद का। और तारती ने भी क्या मेरा खास सजा तो 20% की छूट दे दी है ना, तो मैं रुपये तो डैको नहीं करता, लेकिन ये आड़ देखो 44% का फायदा कर रहे हैं, तो ये 144 ये क्यों यार सेलिंग प्राइस, तो ये रिलेशन हो यार है। तो ये सवाल बिनू है, कुछ अलग नहीं है। क्या कही 20,500 रुपये है भाई, कॉस्ट प्राइस जो है 20,500 रुपये है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, अंकित मूल्य 24,000 तय कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मार्क प्राइस इसने कर लिया 24,000 तय। अब इसने क्या किया, 15% की छूट देता है, तो 24,000 पर 15% की छूट है। 24,000 का 10% कितना, 2400, और 5% 2400 का आधा 1200, तो 2400 और 1200 3600 हो गया, 3600 हो गया, 3600 क्या हो गया, 3600 हो गया डिस्काउंट। तो कितना बच गया, 24,000 में अगर हम 3600 घटावांगे तो कितना बच जाएगा, 20,400, तो 20,400 बच जाएगा। इतने रुपये क्या गया सेलिंग प्राइस। अब आगे देखो क्या करा, अगर नगद भुगतान पर वह 5% की छूट भी देता है, तो नगद भुगतान उन्होंने कैश में रुपये दे दिए, एक ले भाई कैश में ले तू, तो 5% की और छूट दे दी।
अब यो 20,400 रुपये है, इस पर 5% की और छूट देगा वो। 20,400 का 5% कैसे काटेंगे? 20,400 10% काटना है तो देखो 10% निकले आए यो, और इसका 5% यो 10% है। 10% अगर यो है तो 5% के 10 का आधा हो तो इसका आधा कर देंगे। इसका आधा कितना हो? 1,020। तो 1,020 रुपये और छूट दे दी, तो 20,400 रुपये तो मतलब बेचा था वो 1,020 की और छूट दे दी, कैश में रुपये दे दिए तो कितने बच गए? इतने बच गए। 10 में 2 गया 8, 3 और 20 में से गया 19। तो 19,380 रुपया में फाइनल क्या कराया उसने? बेच दी भाई। 19,380 में फाइनल बेच दी। इस चीज में क्या दिक्कत होगी? व्यापारी का नुकसान हो गया। क्यों? उन्होंने लाभ यानी बुझा है, तो उसने 20,500 रुपये तो खुद ने खरीदी थी यार, और वो बेच गया कितना की? 19,380 की। तो कितने रुपये मतलब ज्यादा, कितने रुपये कम में बेच दी? तो 20,500 में था हम 19,380 घटा देंगे। 20,500 में था 19,380 हम घटाएंगे। 0 10 में से 8 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया? 1120। 1120 रुपये का लॉस हो रहा है इसको। 1120 रुपये का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे होया कर है 20,500 पे, और गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 से काट लो, 5 का 20, 5 एकम 5, 5 पे काटो 22 पंजा 110, और 5 चौका 20, तो इस इतने पे कट गया 5 10, और 5 दूनी 10, 5 चौका 20, पूरा कट गया। तो 224 भाग में 41, तो इसको क्या पे जाएगा? ये 5 पे चला जाएगा। 5 एकम 5, 5 चौका 20, कितना बच गया? 19। तो कितनी आ गई? 5 सही 19/41 का क्या होया है? इतनी परसेंट का लॉस होया है उसको। क्या होया है? लॉस। क्योंकि इतने ही खरीदी थी, इतने ही बेची, तो कम में बेच रखी, तो लॉस से होया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 5 सही 19/41। ठीक है, ये समझाने में इतना लगे ना, तो भाई 5 सेकंड का ही सवाल है। ठीक है, अदरवाइज इसको एक उसमें लिखना होता तो क्या होता? देखो कॉस्ट प्राइस था 20,500, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना? 24,000 है। इस पे कितने ही छूट दी है? 15%। 15% का मतलब 85/100, और फिर 5% की छूट मतलब 95/100, 19/20 लिख सकता हूँ। 19/20, इसको 5 पे काटा, इस तरह 85, 5 पे काटा है 20, तो ई 20 को काट लो 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 दूनी 4, 4 से 4 6 24 जीरो। तो 17 गुणा 19 क्या हुआ है? बीच में 18, 18 स्क्वायर कितना हुआ है? 324 में 1 घटा दें 323, 323 गुणा में 60, तो 0 6 ती 18, 6 दूनी 12 एक 13, 6 ती 18 एक 19, तो इतना आ गया था। तो 20,500 रुपया की कॉस्ट प्राइस थी, और 19,380 सेलिंग प्राइस है। तो कितना आएगा? 1120 का है 20,500 पे गुणा में 100, इसको काटोगे तो 5 से ही कितना बचेगा? 9/41। ये आपका लॉस हो रहा है। बस इतना ही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला है, एक चोर का पीछा करता है। एक पुलिस एक चोर का पीछा कर रहा है। पुलिस वाले और चोर की स्पीड की है? पुलिस वाले की 8 है और चोर की 6 है। अगर पुलिस वाला 10 मिनट देर से शुरू करता है, देर से शुरू करेगा भाई, पुलिस या चोर पहले भाग लिया रहा, फिर पुलिस या पास पास भाग जा रहा है, लेकिन चोर की स्पीड कम हो रहा है, पुलिस वाला ही फालतू आ रहा है, जो उनकी स्पीड का डिफरेंस हो रहा है, उस स्पीड तक वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है चोर ने, वो पूरी कर लिया रहा है, चोर ठह जा रहा है। बस यो बात हो यार इन क्वेश्चन अब। तो वह चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा? तो क्या दे रखा है? ये आड़ा पुलिस है भाई, और ये आड़ा है चोर। ये आड़ा है चोर, इसकी पुलिस वाला स्पीड है 8, इसकी है 6। ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बाद ट्रेवल करे है, बाजना शुरू करा पुलिसिया, तो जो इसने 10 मिनट में जो ट्रेवल करी है, किसने? चोर ने। चोर ने 10 मिनट में जितनी दूरी भाजा है, वह दूरी ट्रेवल करनी बस सिर्फ पुलिस वाले ने, और चोर ठह जाएगा। अब देखो चोर की स्पीड की है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और 10 मिनट बाद लिया,
6 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 6 किलोमीटर 60 मिनट में चल रहा है यो चोर, तो 10 मिनट में कितना चल लेगा? तो जो यो मतलब कि है भाग 6 करेंगे तो इसको भाग 6 करेंगे तो 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, डिस्टेंस कितनी है? 1 किलोमीटर। ठीक है, और इनकी स्पीड कितनी है, किस स्पीड से करेगा? पुलिसिया की 8 है, चोर की 6 है, इनका डिफरेंस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बटे में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया मतलब आप कितना गया? 1/2 घंटे। इतना टाइम लगेगा सिर्फ किसने? पुलिसिया ने चोर को पकड़ने के लिए। तो इतना टाइम में कितनी दूरी तय कर देगा पुलिसिया? तो चोर को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा ये बतानी है, तो आधा घंटा में चोर ने पकड़ लेगा। 8 की स्पीड है पुलिस वाले की यारी, और आधा घंटा में कितनी दूरी तय कर लेगा यो? 4 किलोमीटर, यानी 4 किलोमीटर पर उसने पकड़ लेगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ गए? नेक्स्ट मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक ठोस गोले का प्रत्येक क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। अब इस गोले को दो अर्धगोलों में काट दिया, इनमें से एक अर्धगोले का कुल प्रत्येक क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। सबसे पहले तो क्या दे रखा है? प्रत्येक क्षेत्रफल किसका? गोले का। गोले का प्रत्येक क्षेत्रफल और कुल प्रत्येक क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। अब 4πr² की वैल्यू 616 दे रखी है। 4πr² की वैल्यू 616 दे रखी है, तो r की वैल्यू कितनी होगी? 7। इंस्टेंट आपको पता चलना चाहिए। क्यों पता चलना चाहिए? मैंने आपको दो चीजें बताई थी, r की वैल्यू, 2πr की वैल्यू और πr² की वैल्यू। r की वैल्यू अगर 7 है, 44 154, 7 दूनी 14, 88 616। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने कितना गुना दे रखा है? इसका 4 गुना दे रखा है, इसका 4 गुना लिख रखा है। πr² है, इसका 4 गुना कर रखा है। तो यार रेडियस का मतलब कितनी हो जाएगी? रेडियस कितनी हो जाएगी? यार 7। तो कितनी हो जाएगी? 7। अदरवाइज कैसे कर सकते हो? डायरेक्ट नहीं जाना, सीधा की करना है आपने, आपने निकाल लियो भाई। क्योंकि हरियाणा के पेपर में समय बतेरा मिला है। तो 4πr² 4 से काटेंगे, 15 चौके 60, 4 चौक 16। ये बात जाएगा πr² की वैल्यू कितनी है? 154। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यार तो आ जाएगी नहीं डायरेक्ट, तो r की वैल्यू आ गई 7। अब क्या बताना है? इस गोले को दो अर्धगोले में बांटा गया, इनमें से एक अर्धगोले का कुल प्रत्येक क्षेत्रफल, कुल प्रत्येक क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है? 3πr²। 3πr² अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है। तो r की वैल्यू कितनी है? 7। r की वैल्यू 7 है, तो 3πr² में सेट करेंगे, 3 गुना में πr² की वैल्यू कितना लिख सकूँ मैं? सीधा 154, क्योंकि r की वैल्यू 7 है तो πr² सीधा 154 लिख सकूँ मैं। तो 3 चौक 12 और 15 × 45 = 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? 48 नंबरों का द एवरेज ऑफ 48 नंबर इज 78। इफ वी सब्ट्रैक्ट ए नंबर x फ्रॉम ईच नंबर देन द एवरेज बिकम्स 57। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? एक छोटी सी बात पर पूरा क्वेश्चन सेट है। जब मैंने एवरेज का टॉपिक समझाया था तो तब आपको सिखाया था ये 48 संख्याओं का औसत है 78। प्रत्येक संख्या में से कुछ संख्या x घटाई गई, तो अब औसत बन गया 57। तो 78 और 57 का डिफरेंस कितना है? 21 का। मतलब कि है x की ये वैल्यू 21 है, प्रत्येक संख्या में से 21 घटाया गया, तो उसका औसत क्या है? ये ऐसे हो जाएगा। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराए थे, जब कराए थे एवरेज के, उसमें क्या था कि 48 संख्याओं का औसत 78 है, प्रत्येक संख्या में से 21 घटाया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत हम जो शुरू का औसत था उसमें 21 घटाया करते, फिर 57 लिख दिया, ऐसे लिखा करते। तो इसमें क्या दे दिया? इसने कह दी कि 48 संख्याओं का औसत 78 है, एक संख्या x घटा दी और प्रत्येक मत घटाई है,
प्रत्येक में कोई चीज जोड़ांगे, घटा करांगे, गुणा करांगे, भाग करांगे, वो सीधा एवरेज कह के लिख करांगे फिर। तो प्रत्येक संख्या घटाई है ना, प्रत्येक में तो एक्स घटाई है तो 57 बच गया। तो जो नया औसत है और जो पुराना था उनका डिफरेंस जो 21, वो मतलब प्रत्येक मत घट रहा है, तो 21 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शीतल जल में एक नाव की गति 17 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है, उसके द्वारा लिया गया कुल समय बताएं। पहली बात तो डिस्टेंस क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये होती है। ठीक है, अब बोट एंड स्ट्रीम के चार कॉन्सेप्ट बता रखे हैं मैंने। क्या मिलेगा, बोट की स्पीड मिलेगी और धारा की मिलेगी, फिर बोट प्लस इसकी धारा की और बोट माइनस इसकी। तीसरे जल में नाव की चाल, और ये चार बात बताई थी जब चैप्टर कराया बोट एंड स्ट्रीम का। अब इसने बोट की दे रखी 17 की स्पीड, धारा की दे रखी 16 की स्पीड। अब यू के कब है, वो एक व्यक्ति 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है, कोई पॉइंट है यार तैयार तक गया, तो धारा की दिशा में गया है, तो धारा की दिशा में कितना गया, 26.4, 26.4 किलोमीटर गया वो धारा की दिशा में। तो 17 और 16 33, धारा की दिशा में जाओगा तो स्पीड माना गया 17 और 16 33 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत दिशा में चल लगा, यानी धारा की विपरीत दिशा में चल लगा तो 17 माइनस 16 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड लेवांगे। तो यह क्या है, डिस्टेंस और स्पीड कितनी है 33 की, प्लस डिस्टेंस कितनी है 26.4। 26.4 क्यों ली, क्योंकि वह नाव चलाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता, मतलब जितनी दूरी गया था उतनी दूरी उल्टा आ गया, तो 26.4 गया था 26.4 आ गया। यार्ड है इसकी स्पीड 33 थी, यार्ड है इसकी स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो अब कितना आ गया, 26.4 भाग में 33 प्लस हम 26.4 बटे में 1, तो इसका तो कितना आ गया सीधा, यो है डिस्टेंस, या है स्पीड, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होया करे, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, टाइम, तो हमने क्या बताना, टाइम ही बताना है। तो यहाँ पे 26.4 भाग में 1 है, तो कितना आ जाएगा, 26.4 घंटे लाग जाएंगे इसने उल्टान में, तो 26.4 घंटे लाग जाएंगे, प्लस में 26.4 भाग में 33। देखो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, 26.4 तक ऊपर एक के ऑप्शन है 27.2, कितना है 27.2, और इसमें लगेंगे इसने 0.38, क्योंकि 27.2 में अगर हम 26.4 घटा दें तो 12 में से 4 गए 8 और 0, तो इतना टाइम लग गई ना 0.8 घंटे। 0.8 घंटे 26.4 भाग में 33 कराएंगे तो 0.8 घंटे इसने लागेंगे, और 26.4 घंटे आड़ लागेंगे, तो टोटल 27.2 घंटे लागेंगे। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आ गया ये, यो ग्रुप डी में उड़ा भाई यो क्वेश्चन 2018 वाली भर्ती में, और यो हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी धरातल से 15 मीटर ऊंचाई एक इमारत की खिड़की तक पहुंचती है, दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच कितनी दूरी है, ये हमने बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, 17 मीटर लंबी एक सीढ़ी है और धरातल, धरातल मतलब धरती पर है, एक इमारत है, एक इमारत है या है एक धरातल है, यो धरातल तो एक इमारत खड़ी है 15 मीटर ऊंची, ऊंची का मतलब 15 मीटर ऊंची है, और इस पे एक सीढ़ी लाग रही है नू 17 मीटर की, ये भी सीढ़ी है। सीढ़ी तो इन्हें क्या, दीवार से सीढ़ी के आधार, सीढ़ी का आधार कौन सा है, यो है सीढ़ी का आधार, और दीवार कौन सी है, दीवार से सीढ़ी के आधार के बीच, तो यह है मीनार का, दीवार से सीढ़ी का आधार, इसकी दूरी पूछ रखी इसकी, तो आपने पता होगा 17 या है 15 या, तो यह कितनी हो जाएगी 8 मीटर, क्योंकि ट्रिपलेट है भाई 8 15 17, सीधा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो मेंसुरेशन का ट्रिपलेट कड़े काम आ गया, तो इसीलिए सारी क्लास लगानी बहुत जरूरी है, कौन सा कॉन्सेप्ट कड़े काम आ जाए कुछ नहीं पता। ट्रिपलेट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 20 21 29,
एक है 13, 84, 85। तो ये कुछ आपने ट्रिपलेट याद रखने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। शायद मैंने एक क्वेश्चन ज़्यादा ही करा दिया, वो 15 ही कराए हैं, एक SW दिया। तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं? 15/15 किसके हैं और 15 में से 13, 14, 12 किसके ठीक हैं? इसमें से आपके 12 क्वेश्चन तो ठीक होने चाहिए। जिसने मेरी मैथ की कंप्लीट क्लास लगा ली प्रॉपर तरीके से, उसके 12 प्लस क्वेश्चन होने चाहिए बिल्कुल भाई। क्योंकि एक दो क्वेश्चन इसमें अलग टॉपिक का था, वो मैंने कराया नहीं है। तो 12 प्लस क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। और 15/15 किसके हैं ये सभी बताना। और कैसा लगा भाई मॉक टेस्ट? ऐसा ही आपको एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल, इसी टाइप के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना ये आपने सीखा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। सो सभी को जय हिंद, जय भारत।